Welcome to presentation on Cox and Kings Limited. This presentation is altogether from different point of view as those presentation posted by us. So let us go for it. तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ. फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा कि स्टार्टिंग में चर्चा किया कि ये प्रेजेंटेशन का अपलोड करने का एक नज़रिया एकदम अलग ही है. इसमें बेसिकली हम कॉक्स एंड किंग कंपनी के में क्या क्या घपला घोटाला सब कुछ हो चुका है और उसके बाद निवेश में बने रहने के लिए कोई कारण है या नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो 1758 में मतलब करीब 260 साल पहले ये कंपनी की स्थापना हुई थी और इस प्रकार से हुई थी कि जो आपकी जो फौज होती है फुट गार्ड रेजिमेंट एक हुआ करती थी इंडियन आर्मी की ब्रिटिश टाइम में, उनको ये जो है रुपया पैसा और उनकी जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के हिसाब से ये कंपनी मतलब एस्टेब्लिश हुई थी. तो अब बाद में जो है आज़ादी हो गई, सब कुछ हो गया और 1939 में इसको कॉक्स एंड किंग लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हो गई. लेकिन बाद में जो है मेन ब्रिटिश में इसका हेड ऑफिस था जो ग्रिंडलेज बैंक के पास होल्डिंग कंपनी की जो हिस्सेदारी थी. बाद में वहाँ पे 1970 में क्या हुआ है कि बैंक ग्रिंडलेज बीइंग बैंक दे वर आस्क्ड टू डाइवर्स दिस होल्डिंग एंड उस समय में क्या हुआ, ये पीटर केरकर जो अभी जिनका अरेस्ट हुआ 27 नवंबर को, पीटर केरकर और एंथोनी गुड जो कंपनी के चेयरमैन थे, इन लोगों ने एक पार्टनरशिप बनाया और उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी खरीद लिया और बाकी बची हुई हिस्सेदारी 1980 में ग्रिंडलेज ने डाइवर्स्ट कर दिया. उसको जो है एबीएम गुड एंड जॉन नॉर्मन रोमनी बार्बर इन्होंने जो है ग्रिंडलेज से अक्वायर कर लिया. और क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर ही था तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये लोग अलग अलग अपना बाकी जो है बिजनेस चलाते रहे और दे कंटिन्यू टू ग्रो. फिर इसका लिस्टिंग हुआ 2009 में, करीब $110 मिलियन की करीब आईपीओ थी और फिर 65 मिलियन की एक जीडीआर करके लग्जमबर्ग में भी लिस्टिंग हुआ है और ये तो अभी से बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग है और इसकी क्यूआईपी भी आई थी 2014 नवंबर में $160 मिलियन की. तो अभी जो भी कुछ हुआ है कुछ समय पहले तक ये था कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं अजीत केरकर, अलग अलग नाम उनके लंबा सा है, तो उनको वो ब्लेम करते थे अनिल खंडेलवाल जो कंपनी के सीएफओ और मैनेजमेंट को कि उनको कुछ पता नहीं है और जो कुछ इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ सब इन्होंने किया. जो अनिल खंडेलवाल और एक और जो है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी द्वारा और अभी जो है पीटर केरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. तो और इस कंपनी के बारे में आगे जानते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब यस बैंक की तहकीकात करते करते देखा कि ये यस बैंक ने जो है 3,642 करोड़ इनको लोन दिया था और लोन जो है इन्होंने वापस किया नहीं वो, तो उसके बाद कुछ यस बैंक के पास इनके शेयर थे कॉक्स एंड किंग के, वो प्लेस इन्वोक करके उसने वो बेच दिया और उनकी सब्सिडरी कंपनी ईजीगो उसके भी थे, वो भी जो है उसने अनलिस्टेड शेयर थे तो सब प्लेस करके अभी वो तो यस बैंक ने फिर जब मई 2019 में जो है इनकी जो है पूरा जो है ये जो गोरखधंधा चल रहा था वो जो है एक्सपोज होने लगा, कंपनी के पास कैश बचा नहीं और जो है मई में ये लोग ने एक 70 करोड़ का जो लोन लिया, जो दो एग्रीमेंट किया 40 करोड़ और 30 करोड़ के, और उस कंपनी से जिससे लोन लिया था वो कंपनी इनको अभी फाइनली एनसीएलटी के अंदर लेके गई. तो ये
अभी स्कैम कितना बड़ा है, 20,000 करोड़ का है या कितना है, वो सब अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। और यस बैंक ने इनको जो है 5 साल में पहले जो है वो पैसा इन्होंने लिया था यस बैंक से, और दिया नहीं, वो सब फिक्टिशियस अकाउंट से इधर उधर करके जो है सब डाइवर्ट कर दिया गया। और बहुत अलग अलग ये अमाउंट मिल रही हैं। कुछ अमाउंट जो है जब फॉरेंसिक ऑडिट में भी बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें सामने आई हैं। तो जो 2019 का जो क्वार्टर था, लास्ट मतलब 18-19 का जो लास्ट क्वार्टर था, मार्च 19 तक के तो रिजल्ट आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है 1000 करोड़, 2000 करोड़ नेट रिवेन्यू, और उसमें जो 900 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 899 करोड़, और क्या ग्रोथ है, सब कुछ 32% प्रॉफिट मार्जिन, सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 31 मई 2019 का प्रेजेंटेशन इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो उसी में से ये लिया जानकारी कि वहाँ पे 39% ग्रोथ इनकी मेनिंगर करके एक सब्सिडरी है, एक मतलब बिजनेस डिवीजन है 4 डिवीजन में से, जिसका होटल्स है, और 22% उनकी हिस्सेदारी है टोटल बिजनेस में, और है थी मतलब। और लीजर में 29% ग्रोथ हुई, इंटरनेशनल लीजर सेगमेंट में। और इप्टा ग्रोथ हुआ, सब देखिए कितना है, 32% का इप्टा मार्जिन है, होता था उस समय। और क्यू ग्रोथ 18% रेवेन्यू में, और इप्टा में 62% ग्रोथ। तो ये फर्स्ट क्लास रिजल्ट थे। अब कोई भी उस रिजल्ट को देख के क्या अंदर चल रहा है, किसी को पता लगाना बहुत मुश्किल है, और ट्रैप होने का इसमें वो पूरा संभावना था, और बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हुआ। तो अभी 2015 में जो है इन्होंने अपना डेट घटाया, जो 1.6 टाइम ऑफ शेयर होल्डर फंड था एक साल पहले, वो जो 0.7 टाइम किया। मई 2019 में जो है रतन इंडिया फाइनेंस, वो कंपनी थी जिसके पास जिसके पास ये कंपनी ऑक्शन किंग गई 70 करोड़ के लोन लेने के लिए, और 24 मई 2019 को और 26 जून 2019 को इन्होंने 2 एग्रीमेंट किए, और 20 करोड़ का जो है डिसबर्समेंट हुआ लोन का। जो इंटरेस्ट रेट 13.5% था, और मेच्योरिटी रेट था 31 अगस्त। पहला इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो गया 28 जून 2019 को। 2.5 करोड़ रुपए देना था प्रिंसिपल, और 17 लाख जो रुपए इंटरेस्ट देना था। तो वो डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने के बाद जो है इसमें डिफॉल्ट होने के बाद जो है ये कंपनी जो थी रतन इंडिया, वो चली गई उसमें एनसीएलटी में। इसी बीच फोरेंसिक ऑडिट कॉक्सन किंग का ऑर्डर हुआ अंडर स्कैनर ऑफ ईडी एंड इकोनॉमिक ऑफेंस बिग फाउंड कंपनी डिड नॉट टेक बोर्ड अप्रूवल फॉर 6071 करोड़ लोन एक्सटेंडेड टू एटलीस्ट 20 रिलेटेड पार्टी बिटवीन 2014 एंड 2019। तो ऑडिट कंडक्ट किया गया पीडब्ल्यूसी ने, और उनको रिलेटेड पार्टी लोन एडवांस 9,494 करोड़ के, और उसमें से जो 4,008 करोड़ के लोन जो 11 ओवरसीज एंटिटीज जो को दिए गए, जो कॉक्सन किंग से कनेक्टेड थी, और 581 करोड़ जो है ट्रांसफर किया गया इन वायलेशन ऑफ आरबीआई नॉर्म। ऑडिट फाउंड दैट रिकवरेबल ऑफ 589 करोड़ फ्रॉम 11 disclosed related party based on generic memorandum of understanding which are not legally enforceable in case of default। तो इस तरह का था। ऑडिट ने ये भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 2,565 करोड़ की ट्रांसफर किया गया कॉक्सन किंग से, वो कनेक्टेड एंटिटीज को, विच वर नेवर डिस्कस इन बोर्ड मीटिंग, फाइनेंस कमेटी मीटिंग। तो इतना सब मिला है। रिपोर्ट रेज क्वेश्चन ओवर ट्रांसफर ऑफ 796 करोड़ फ्रॉम कॉक्सन किंग टू इज़ीगो वन थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। तो उसके बाद जब सब कुछ हो गया, तो आरपी ने, जो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल थे इनके, उन्होंने एक रिकवरी नोटिस भेजा 57 डेटर ऑफ कंपनी को, तो जिनको जो 1775 करोड़ उनसे लेना था। तो इनमें हुआ क्या कि 11 debtor including 2 connected to promoter and employees of the Coxon King that owes 479 crore have written undelivered। 57 जो है, और तो नोटिस अनडिलीवर्ड हो गए 479 करोड़ के,
और 4 जो डेटर हैं वो डिनाइड, उन्होंने बोला कि कोई लायबिलिटी हमारा नहीं है, और या तो हमको और डॉक्यूमेंट दिखाइए। और ये समझ में आया कि जो है कॉक्सन किंग ने फाल्सिफाइड किया रिकॉर्ड, और जो है 9,000 करोड़ की सेल्स, 160 कस्टमर को जो बोगस थे, और इन्फ्लेटेड बैंक बैलेंस वगैरह सब ये उसमें फॉरेंसिक ऑडिट में मिला। तो जब एनसीएलटी में चली गई कंपनी, तो उसके बाद जो है क्लेम्स मंगाए गए। 22 अक्टूबर 2019 को एनसीएलटी में एडमिट हो गया इनका पिटीशन, और तो उसमें टोटल क्लेम है, जो एडमिटेड क्लेम है 5,838 करोड़, 5,838 करोड़ के क्लेम जो है इसमें एडमिट हुए। तो ये सब इसका था, थोड़ा फोटो वगैरह ऐसे लगाया हुआ है। और शेयर होल्डर की चर्चा करें तो शेयर होल्डर में इसके अभी जो बचे हुए हैं, जून जो लेटेस्ट आपका प्रमोटर की होल्डिंग है 12.2%, एफआई के 1.78, डीआईआई में एलआईसी खाली है 2.04, और अदर्स में 83.98% होल्डिंग है। और ये जो है 12.2 में कुबेरा इन्वेस्टमेंट मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास 10.39 है। और बाकी जो है प्लस शेयर तो इन्वोक हो गए, अब कुछ नहीं बचे। और जो बचे हुए हैं 83.98 में से 76.49% में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। और जब ये इंसॉल्वेंसी में कंपनी आ गई तो रिटेल का तो कोई इसमें इंसॉल्वेंसी में कोई सुनवाई होती नहीं है, और आईबीसी के सेक्शन 3031 के अंदर भी उनका, और डीलिस्टिंग नॉर्म में उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर को कुछ मिलने वाला इसमें नहीं है। ये आप प्राइस देख लीजिए, पिछला जब इसे लिस्टिंग हुआ है 2010 से, और पिछले कुछ दिनों से जो भाव वगैरह चल रहा है, 1.5 रुपया वगैरह भाव है, तो उसमें कुछ है नहीं। अभी 24 करोड़ इसका मार्केट कैप बचा हुआ है। तो क्या इंसॉल्वेंसी में प्रोग्रेस अभी हुई है, वो ये है कि 10 जनवरी को जो है पहले जो एक आईआरपी नियुक्त किया गया था, उनको रिप्लेस करके दूसरे आरपी लगाया गया, आशुतोष अग्रवाल। कारण ये था कि जो पुराने जो आईआरपी थे उनको जो है वो बोर्ड जो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसके बाद जो है उसमें ये लॉकडाउन वगैरह में बहुत सारा टाइम चला गया। 7 अक्टूबर को जो है इनको फैसला किया गया कि जो अपना इसका टाइम बढ़ा दिया जाए, तो टाइम बढ़ा दिया गया। और उसके बाद नया इनका जो टाइम है 23 जनवरी 2021 तक इनको जो है वो अपना प्लान सबमिट करना है। उसके बीच में जो डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सोल्यूशन प्लान 2 जनवरी, और अथॉरिटी को सबमिशन की 23 जनवरी उन्होंने डेट डिक्लेयर किया है। फॉर्म जी जो फाइल किया 7 नवंबर को। तो ये सब के देखते क्या है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता इस मामले में अगर हम चर्चा करें तो शेयर होल्डर टू लुक एट रेसोल्यूशन प्लान एंड नॉट रेसोल्यूशन एप्लीकेंट। तो कई बार हाई फाई रेसोल्यूशन एप्लीकेंट आ रहे हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भर में के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर जब रेसोल्यूशन प्लान में आपके लिए कुछ नहीं है तो आप रेसोल्यूशन एप्लीकेंट के हाई फाई नाम का करेंगे क्या। तो ये आप देखिए केस है अभी रिसेंटली जो फाइनलाइज हुआ है उत्तम वैल्यू स्टील का, उसमें रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया, और कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है। और आप देखिए जो दूसरा केस है लक्ष्मी विलास बैंक का, जिसमें आरबीआई ने सब कुछ जो किया रिटेल को छोड़ दिया ऐसी मतलब अंधेरे में एक तरीके से। तो ध्यान ये रखना है कि जो एक कुछ माहौल बना हुआ है कि जो इंसॉल्वेंसी में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर को फायदा हो गया है, रुचि सोया के शेयर होल्डर को फायदा हो गया, इस तरह का वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन ए वाइल अपॉर्चुनिटी रहता है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा केस में जो है वो रिटेल शेयर होल्डर जो है उनके ठगे जाने के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। तो अगर कोई इसलिए ये 1.5 रुपए में शेयर मिल रहा है, 24 रुपया है, और इसका नाम है, वो नाम वाम तो सब मिट्टी में मिलाई दिए ये लोग, जो भी इसके मैनेजमेंट थे पुराने। अब यहाँ पे जितने भी पुराने कस्टमर थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कुछ ना कुछ पैसा जरूर उसमें फंसा हुआ होगा। तो कौन उसमें कॉक्सन किंग के नाम से अगर कोई खरीद के उस ब्रांड को चलाना चाहेगा तो चलेगी क्या, मतलब उसमें बहुत सारा अप्रहेंशंस है, और उसके बावजूद उसके पीछे ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस बिंग ये सब लगे हुए हैं। तो इसमें एडवेंचरिज्म से कुछ अवॉइड करना ही बेहतर है, इस तरह का हमारा सोचना है।
तो ये सब जानकारी थी जो 260 साल पुरानी कंपनी, जिसका जो पिछले समझ लीजिए कि 26 हफ्ते आप समझ लीजिए कि जो है जुलाई से लगा के और जुलाई से लगा के दिसंबर तक उसका पूरा जो है ऑलमोस्ट कबाड़ा हो गया। तो ये जानकारी से आपको कुछ यदि आप फंसे हुए हैं तो कुछ उससे निकल के कुछ एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए ये वीडियो जो है हमने जो है बना के जो है अपलोड किया। हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले कि आपका जो है जीरो होने के पहले आप जो है उससे निकल जाएं। ऐसा लगता है काफ़ी हद तक चांस है जीरो होने का। तो अब जीरो हो की बजाय 1-1.5 जो भी है उससे निकल के अलग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको ये जानकारी समझ में आई तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो ये है ट्विटर हैंडल है BSC2, वहाँ पे वीडियो मिलेगा आपको, इससे रिलेटेड कमेंट भी मिलेंगे और जानकारी भी मिलेगी जो अभी तक जो रिसोल्यूशन प्लान के संबंध में जो जानकारी अभी नहीं आई, जैसे जैसे वो जानकारी पब्लिक डोमेन में आएगी तो वो जानकारी भी शेयर करेंगे। तो इमीडिएट नहीं आप देख सकते हैं कि रिसोल्यूशन प्लान में क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी तो इतना जल्दी तो ख़त्म होने वाली नहीं है, मतलब जब तक तो गोइंग जब तक रिसोल्यूशन प्लान सबमिट होगा तब तक तो गोइंग सबमिट होगा और अप्रूव्ड बाई NCLT होगा, तब तक तो गोइंग कंसर्न रहेगी। शेयर ट्रेड होता रहेगा, 5 पैसे में हो या 50 पैसे में हो या 5 रुपए में हो, 1.5 रुपए में हो, 2 रुपए में हो। तो उस इसी बीच में कुछ मौका मिलता है तो बेहतर है निकलने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट Cox and King, 260-year-old's legacy destroyed in less than 26 weeks. That's all. Thank you very much.